हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अवकाश वाली सभ्यता शीर्षक कविता को पढ़ रहे हैं। इस कविता को लिखने वाले महान कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। मैंने आरंभ में ही आप लोगों को बतलाया था कि इस कविता को हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। इसके पहले भाग और दूसरे भाग से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं, कविता के अर्थ को समझ सकते हैं। आज जो है इस कविता के तीसरे भाग को पढ़ाने की बारी है। तो सबसे पहले मैं कविता को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बतलाऊंगी और उसके बाद पंक्ति के अर्थ की व्याख्या भी करूंगी। तो बिना देर किए आरंभ कर रही हूँ। तो सुनिए सबसे पहले इस कविता का वाचन। उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रहो, अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। आदमी खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा, अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं केवल काम का होगा। वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुँचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ, यह अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। चलिए अब कठिन शब्दों के अर्थ को मैं बतला दूं। देखिए, उचित यानी सही ठीक, ज़्यादा यानी अधिक, मस्त यानी निश्चिंत, अभाव यानी कमी, त्रस्त माने परेशान, भार का अर्थ है दोष, खुद मतलब स्वयं, अच्छा यानी सही। फिर से एक बार देखिए, उचित यानी सही ठीक, ज़्यादा का अधिक, मस्त का निश्चिंत, अभाव का कमी, त्रस्त का परेशान, भार का दोष, खुद का स्वयं, अच्छा का सही। अब चलिए कविता की पंक्तियों पर को देखें और उसकी व्याख्या करें। तो सबसे पहले प्रसंग को समझ लें कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बतलाया है कि जैसे जैसे मशीनीकरण का युग आया, मशीनों का आविष्कार होने लगा, विज्ञान ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आविष्कार किया, तो मनुष्य के पास सुख सुविधाओं वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो गई। परंतु मनुष्य जो है उसके बाद बेकार हो गया। बेकार का अर्थ हुआ माने उसके पास फिर कोई काम करने का कुछ रहा नहीं, अवकाश ही अवकाश है। और गांधी जी के अनुसार अवकाश जो है बहुत ही बुरी बात है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा अपने आप को किसी काम में लगाए रखे। इससे क्या है, शरीर के साथ साथ मन भी अच्छा रहता है। तो यहाँ क्या कहा गया है, उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रखो। करघा जो है वह सृजन का प्रतीक है, काम का प्रतीक है। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा था, उसका प्रभाव फैल रहा था। गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया। लोग घर घर में सूत काटने लगे, उस सूत से कपड़ा बनने लगा। तो गांधी जी ने करघा बुनना, करघा से कपड़ा बनाना, चरखा से सूत काटना, इसको अनिवार्य रूप से लोगों को करने के लिए कहा, ताकि वे अपना पहनने के उपयुक्त कपड़े स्वयं बना सकें। तो कवि का कहना है कि सबसे अच्छा ही है, उचित ही है कि मनुष्य जो है करघे में अपना मन लगाए, यानी काम करता रहे। अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। अब जिस सभ्यता का आगमन होगा, मशीनीकरण के बाद जिस सभ्यता का आगमन होगा, वह तो अवकाश वाली है, फुर्सत वाली है। वहाँ पर लोगों के पास काम कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि सारा काम मशीन के द्वारा संपादित हो जाएगा। तब आदमी खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा। तो उसमें मनुष्य की क्या स्थिति होगी, मनुष्य जो है सिर्फ खाना पीना खाएगा और अपने आप में निश्चिंत रहेगा। अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं केवल काम का होगा। अगर उसके पास कमी भी होगी तो सिर्फ काम की कमी होगी, क्योंकि उसके पास तो सुख सुविधाओं की वस्तुओं का ढेर लग जाएगा। अगर उसके पास किसी चीज़ की कमी है तो वह काम की कमी है। वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा।
वह विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं की वस्तुओं का उपयोग करेगा, लेकिन बेकार बैठे रहने से वह परेशान हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब आदमी बेकार बैठा रहता है, कोई काम धाम नहीं करता है, तो उसका शरीर जो है बीमारी का घर बन जाता है। आप लोगों ने देखा है कि शहरों में, बड़े-बड़े शहरों में लोग क्या करते हैं, टहलते हैं, सुबह-सुबह व्यायाम करते हैं। क्यों? वे अपने शरीर को थकाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रात भर अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो परिश्रम ही नहीं करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जिसका शरीर काम से थकता है, उसी व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। और चूँकि आधुनिक महानगरों में उनका सारा काम मशीनों के द्वारा होता है, लोग जो है कंप्यूटर पे बैठ-बैठ के काम कर रहे हैं, इससे क्या होता है, शरीर थकता नहीं है, बल्कि शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ आ जाती हैं। और इससे जो है मनुष्य का शरीर तो बीमार होता है, मन भी बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर शायद कवि ने इतने वर्ष पहले इस बात की ओर ही संकेत किया था कि मशीनों के आविष्कार हो जाने से हम मनुष्य किस प्रकार बेकार से हो जाएंगे। हमारे पास सुख सुविधा के साधन रहेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे बीमार होते जाएंगे। हम फुर्सत से बैठे रहेंगे, उस फुर्सत के समय क्या करें, उसका क्या उपयोग करें, हमें समझ में कुछ नहीं आएगा। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। जब लोग इस तरह से बेकार हो जाते हैं, मशीनों का आविष्कार हो गया, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि विज्ञान के आविष्कार के परिणाम स्वरूप आज हम मनुष्यों की स्थिति इस तरह की हो गई है। लेकिन विज्ञान को दोष देना गलत बात है। तो कवि का कहना है कि दुनिया के लोग जो है तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सारा दोष विज्ञान का नहीं है, हम मनुष्यों का भी कुछ दोष है। क्योंकि विज्ञान ने हमारे सुख सुविधाओं के लिए विभिन्न वस्तुओं का आविष्कार किया है, लेकिन उन वस्तुओं का उपयोग और दुरुपयोग कैसे करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को उदाहरण में समझाती हूँ कि चाकू का आविष्कार विज्ञान की अगर देन है, तो चाकू का दुरुपयोग करना ये हमारा खराब नीयत का द्योतक है, हमारी खराब नीयत की पहचान है। क्योंकि चाकू जो है फल सब्जी काटने के काम में उसका उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन उसी चाकू का उपयोग अगर हम किसी को मारने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए करते हैं, तो ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है, हमारी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। यहाँ पर विज्ञान का कोई दोष नहीं है। विज्ञान का दोष दे देना ये बहुत गलत बात होगा। जैसा कि एटम बम का अगर आविष्कार हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि हम किसी नगर को ध्वंस कर दें। जैसा कि हमने द्वितीय विश्व युद्ध में देखा था कि एटम बम बनाया गया, लेकिन वो बनाया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, किसी नगर को ध्वंस करने के लिए नहीं, कहीं किसी के मनुष्य की हत्या करने के लिए नहीं। लेकिन हम लोगों ने इसका भयंकर परिणाम देखा है। तो ये विज्ञान का दोष नहीं, ये मनुष्य की नीयत का दोष है। तो आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ, यह अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। तो कवि का कहना है कि हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को किसी न किसी छोटे मोटे काम में अवश्य लगाए रखे, क्योंकि काम को लगाएंगे, काम में लगे रहेंगे, तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी अच्छा रहेगा। और जब हम काम से थकेंगे तभी हमें अच्छी नींद आएगी। तो यानी आराम करने का भी अधिकार उसी को होना चाहिए जो कि काम करता है। आप लोगों ने आचार्य विनोबा भावे द्वारा लिखित एक निबंध श्रम की प्रतिष्ठा को क्लास 7 में अवश्य पढ़ा है। उस निबंध में भी श्रम के महत्व पर बल दिया गया है। वहाँ भी बतलाया गया है कि एक मजदूर जब दिन भर काम करता है, थक हार कर जब वह रात्रि को सोता है, तो उसे सपने में भी वह किसी का बुरा नहीं सोचता है, और ऐसा मनुष्य ही धर्मात्मा कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर जी का यही संदेश है कि हर मनुष्य को अपने आप में को काम में उलझा के रखना चाहिए, कि छोटे मोटे कोई ना कोई काम अवश्य करते रहना चाहिए, ताकि शरीर के साथ मन भी अच्छा रहे और हम कुछ अच्छा सोच सकें। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। आपने इस कविता के पूरे अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में, मित्रों में से शेयर अवश्य करें। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अवकाश वाली सभ्यता के प्रश्न उत्तर चर्चा वाले वीडियो को लेकर मैं आपके सामने फिर उपस्थित रहूँगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।